and truly yours. Chapter 3. जीत जाओ या मर जाओ। कुल मिलाकर नैना की ये सुबह काफी टेंशन भरी थी। कभी वो अपनी दोनों आंखों को मीचती, कभी अपना सिर अपने हाथों से पीट लेती, तो कभी बालों को खींच लेती। उसे किसी भी तरीके से सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत बेचैन है और उसे गर्म तवे पर बैठे होने का एहसास हो रहा था। उसका बैग जो अब उसके पास नहीं था, उसमें ग्राहकों को देने के लिए तकरीबन 380 रुपए की किताबें थीं। यही वो बिजनेस था जिससे वो अपने खर्च के लिए कुछ पैसे निकाल पाती थी, और बैग या किताबें खोकर वो अपना ये बिजनेस बंद नहीं करना चाहती थी। खैर, बिजनेस खराब होना तो बाद की बात है। पहली बात तो ये है कि अगर वाकई वो किताबों को खो देती है तो उसे पैसों का भुगतान हर्जाने के रूप में करना होगा, जो शायद उसके लिए आसान नहीं होगा। किताबों के अलावा उसे अपना कॉलेज आईडी कार्ड भी वापस लाना ही होगा, क्योंकि कॉलेज में एंट्री पाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। आईडी कार्ड के बिना ना वो क्लास में जा सकती है, ना एग्जाम दे सकती है, और ना ही उसे लाइब्रेरी में जाने की अनुमति मिलेगी। ये सब सोच सोचकर नैना लगभग रो पड़ती है। वो अब आगे की प्रक्रिया में सोच रही थी। अगर स्टूडेंट आईडी कार्ड खो गया तो उसे बनवाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया के दौर से दोबारा गुजरना होगा। खैर, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में तकरीबन 50 रुपए खर्च होंगे, जो नैना के लिए कहीं ज्यादा बड़ी परेशानी है। नैना जो एक एक रुपए के लिए तरस रही थी, जिसके लिए अभी एक पैसा भी खर्च करना मुश्किल था, उसके लिए 50 रुपए तो मानो किसी राजा की जागीर की तरह थे। वो इतने पैसे आखिर कहां से लाती? आखिरकार ये सब सोचने समझने के बाद उसने तय किया कि ये सब भूलकर वो अपने बैग को वापस लाने की कोशिश करेगी, बेशक इसमें कितना भी खतरा हो या चाहे कुछ भी हो। नैना उठ खड़ी हुई। उसने अपने आप को तैयार किया और बोल पड़ी, मैं कर दिखाऊंगी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने एक लोकप्रिय कहावत दोहराई कि करो या मरो, इसलिए मैं इसे करूंगी। फिर उसने सोचा ये सब वो कब करेगी, और अगले ही पल इसके लिए उसके पास एक प्लान तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए तय किया कि ये सब वो चांदनी रात में करेगी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी खुश होती, तो कभी अगले ही पल दुखी होती नैना को सोनू सोफे पर बैठ एक टक देख रही थी। वो जानती थी कि इसमें वो नैना की कोई मदद नहीं कर सकती, और सच कहा जाए तो नैना की ये स्थिति देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक ड्रामा क्वीन जैसी है। हालांकि सच्चाई और उसकी मन की स्थिति बस नैना ही समझ सकती थी। सोनू इसलिए भी ज्यादा हैरान थी क्योंकि नैना अपने को अपनी हदें पार करने से ज्यादा दुख अपने इनर गारमेंट और अपने आईडी कार्ड को खोने को लेकर था। ऐसे में उसके मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, और वाकई नैना के दिमाग में चल क्या रहा है, और क्यों इसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। दूसरी तरफ राकेश और आशीष बंजर द्वीप पर भेजे जाने के फरमान से डरे हुए थे। उनकी काम करने की क्षमता को इस डर ने 2 गुना कर दिया था। इसी का ये नतीजा था कि दोपहर होते होते उन्होंने नैना के बारे में कई जानकारियां कागज
एक फटा पुराना बैग और एक USB तक ढूंढ निकाली और उसने और अपने बॉस आनंद को सौंप दिया। जब ये चीजें उन्होंने अपने बॉस को सौंपी तो वो आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर एक कुर्सी पर आलसी की तरह बैठा हुआ था। फिर अचानक उसकी नजर पहले USB पर गई और वो उसकी फुटेज देखने के लिए मॉनिटर की तरफ मुड़ गया। मॉनिटर पर उसने उन कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जो बार में लगे हुए थे। उसमें उसने देखा कि कैसे एक लड़की बार में आई, वहां बैठकर उसने बियर पी, कैसे वो सीढ़ियों से होते हुए वॉशरूम गई और उसके बाद उसके कमरे में जा पहुंची। ये सब देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो ये है वो लड़की जो नशे में होने की वजह से गलत जगह पहुंची थी। ये सब देखने के बाद अब वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि उसने एक लड़की के साथ शायद जोर जबरदस्ती की थी। इसका सबूत वो मॉनिटर और उसमें चल रहे कैमरों की रिकॉर्डिंग्स भी दे चुके थे। ये सब देखने के बाद वो तेजी से उठा और मॉनिटर की जगह से हटकर कमरे के दूसरे हिस्से में गया। वहां उसने साफ उंगलियों से एक कागज का टुकड़ा उठाया जिसमें नैना की डिटेल्स थी। कागज के मुताबिक उसका नाम नैना, उम्र 20 साल थी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। कागज को हाथ में लेकर हिलाते हुए आनंद मुस्कुराया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस लड़की ने कहा था कि ये अभी बालिग नहीं है। एक नाबालिग लड़की का शरीर इतना भरा हुआ और परिपक्व कैसे हो सकता है? उसका चेहरा देखकर बेशक उसकी उम्र कम लग सकती है। वो ये सब सोचते हुए डूबा चला जा रहा था। वो अपने होठों को दांतों से दबाए हुए था। जिन उंगलियों से उसने कागज को अब तक हल्के हाथों से पकड़ा था वो तेज दबाव के कारण लाल हो रही थी। ऐसा तब होता है जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है। आगे उसने नैना के बारे में और जानकारी पढ़नी शुरू की। कागज के मुताबिक वो एक अनाथ थी। उसे किसी ने तब गोद लिया था जब उसकी उम्र महज 6 साल की थी। कुछ दिनों के बाद वो उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने नैना को गोद लिया था दिल्ली छोड़कर कहीं और चली गई। बाद में वो तब वापस लौटी जब उसका दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गया और तब से वो यही है। जिस मां ने नैना को गोद लेकर पाला था उन्हें दिल की बीमारी है। वो सब पढ़ते हुए बड़बड़ाया, 6 साल की उम्र में गोद लिया गया। ये सब सोचते और बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो चली। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। उसके शरीर को मानो काट मार गया। आगे उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी तेज चल रही धड़कन और सूखे गले ने एक संकेत जरूर दे दिया कि वो ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। अब तक वो समझ चुका था कि उसको छोड़ने का कारण यही था कि उसे गोद लिया गया था और जिन्होंने उसे नैना को गोद लिया था वो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए आनंद को छोड़ आई थी। ये उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। राकेश और आशीष भी वहीं खड़े थे और कभी एक दूसरे को तो कभी अपने बॉस आनंद के चेहरे पर हर पल बदल रही भावनाओं को चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। कुछ देर के बाद आनंद ने अपनी आंखें खोली और सब नॉर्मल है ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगा। वो चेहरे के भाव छुपाकर मानो ये दिखाना चाहता था
कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल और शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखने के बाद राकेश ने झट से एक लाल आईडी कार्ड उठाया और अपने बॉस को पकड़ा दिया। ये नैना का ही आईडी कार्ड था। उसके बॉस ने उस कार्ड को अपने हाथों में ले लिया और जैसे ही उसकी नजर नैना की तस्वीर पर पड़ी, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो एकटक उसी तस्वीर को घूरे जा रहा था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। उसकी यादों में अब भी वही मुस्कुराता चेहरा था। उसका चेहरा अब थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन उसकी छोटी गोल नाक, भौएं और मुस्कान कभी नहीं बदली। इसके बाद आनंद ने नैना के स्कूल बैग को उठाया। उसमें काफी वजन था। भारी भरकम बैग को देखकर वो एक बार फिर मुस्कुराया कि लड़की पढ़ने में अच्छी है तो किताबें भी ज्यादा ही होंगी। लेकिन जल्द ही आनंद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपने शब्दों को तब वापस लेना चाहा जब उसने उसका बैग खोला और उसमें रखी किताबों को देखा। उसने एक किताब निकाली जिसकी कवर पर लिखा था लव एंड मैरिज। उसे इस किताब को देखकर काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को समझाते हुए कहा कि आखिर इस किताब में बुराई क्या है। ये सोचते हुए उसने दूसरी किताब निकाली जिसके कवर पर लिखा था शारीरिक संबंध बनाने के 64 तरीके। ये देख उसने मुंह बना लिया। इसके बाद उसने अगली किताब बैग से निकाली और बोल पड़ा, ओह एक और। उस किताब का शीर्षक था प्यार कैसे करें। इन किताबों को देखने के बाद उसका मन नहीं माना और वो बैग में पड़ी सारी किताबें एक के बाद एक निकाल कर देखने लगा। इस दौरान उसे कुछ और अजीब सी शीर्षक वाली किताबें मिली जिनका किसी स्टूडेंट से कोई संबंध नहीं हो सकता था। किताबों के नाम थे सीक्रेट बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, लेट्स टॉक अबाउट मैन। आखिर वो ये सोचने लगा कि क्या इस बैग में ऐसी कोई किताब नहीं जिसका संबंध प्यार और डिजायर्स के अलावा किसी और चीज से हो। तभी उसके हाथ बैग में पड़ी आखिरी किताब लगी जिसका शीर्षक था एक मूर्ख व्यक्ति कैसे बने। आनंद ये सब देख गुस्से से भर उठा, मानो उसका खून जल रहा हो। उसने एक जोर का मुक्का टेबल पर दे मारा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है? ये कैसी बेवकूफी है? इसी बीच राकेश और आशीष की नजर टेबल पर बैग से निकाल कर रखी किताबों पर पड़ी। वो एक दूसरे को देखने लगे। इसी बीच उन्होंने देखा कि आनंद लड़खड़ा रहा है और उसके कंधे, उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही। उन दोनों ने अपने बॉस आनंद को सहारा दिया, जो एक टेढ़ा काम था क्योंकि आनंद का शरीर भारी भरकम और लंबा चौड़ा था। कुछ ही पल में आनंद सीधे खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ पीछे की ओर किए और आराम की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसकी गर्दन पर तनाव की वजह से नसें साफ दिखाई दे रही थीं और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो कह उठा कि एक के बाद एक ऐसी न जाने कितनी बेवकूफियां झेलनी होंगी। इसके अगले ही पल वो शांत दिखने की कोशिश करने लगा और मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए राकेश और आशीष से कहा, तुम लोग यहां से जाओ। इन सब के बीच काफी समय निकल गया और अब रात के 8 बजे दिल्ली शहर में सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई थीं।
नाइट लाइफ शुरू हो चुकी थी। नैना अपने बैग को वापस लेने की योजना में लगी हुई थी। वो बार में एक बड़ी काली टोपी पहने पहुंची और एक कोने में छुप गई। उसने टोपी इसलिए लगाई ताकि उसका चेहरा ना दिखे। नैना की ये छुपने छुपाने की हरकत देखकर सोनू एक बार फिर हैरान थी। उसके मन में आ रहा था कि काश मैं एक जोरदार लात इसको मार पाती। ये सोचते हुए सोनू ने नैना से कहा कि हम तुम्हारा सामान वापस लेने आए हैं, इसमें गलत क्या है? हमें अजनबियों और चोरों की तरह छुपकर ये सब करने की क्या जरूरत है? नैना ने जवाब दिया, सबकी नजरों से बचने के लिए ये जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। उसकी ये बात सुन सोनू ने कहा, लेकिन इस अजीब पहनावे और हरकतों की वजह से लोग हमें ज्यादा गौर से देख रहे हैं, इसलिए अगर हम नॉर्मल रहते तो शायद ज्यादा सही रहता और हमारा काम आसान हो पाता। नैना ये सब नहीं सुन रही थी। अब अचानक उसका दोबारा बार में आना उसे गलत लग रहा था। अंदर उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हालांकि ये समझ से परे था कि वो तो अपना सामान वापस लेने आई थी, जिसमें अजीब लगने वाली क्या बात थी। इतना सोचकर उसने अपना गला साफ करने के अंदाज में खांसा और बड़बड़ाई, ना मैं कोई चोर हूं ना डाकू हूं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं कोई चोर थोड़ी हूं। नहीं। नैना की एक के बाद एक अजीब हरकतें देखकर सोनू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में लाल हुए जा रही थी और अब उसे पछतावा होने लगा था कि आखिर वो नैना के साथ यहाँ आई ही क्यों। वो वापस जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ नैना में मानो ऐसा साहस आया जैसे वो मौत का सामना कर चुकी है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बार के काउंटर की ओर बढ़ चली। हालांकि वो काउंटर पर नहीं गई और दरवाजे की तरफ देखकर ठिठक गई। उसने दरवाजे के पार किसी चीज को देखा। उसे देखने के बाद उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा लाल पड़ गया था। ये चीज कुछ और नहीं, नैना की वो इनर गारमेंट था जिसे उसने सिर्फ 2 बार पहना था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।